कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि सभी लोग आप ठीक-ठाक होंगे और मिलते हैं अपने यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 12th के लिए। सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट क्या है? इसमें मैनेजमेंट के बारे में हम सारी चीज़ें समझेंगे। इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो होती है हमारी सबसे पहले है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है क्या? अगर आप देखते हैं मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ द गेटिंग थिंग डन। बात कर रहा है गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर आप देखें कि मैनेजमेंट क्या होता है, दूसरों से काम करवाने की एक कला है कि मैनेजमेंट अपना काम कैसे करवाता है, ये हम देखते हैं मैनेजमेंट में। अगर आप देखते हैं तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है मैनेजमेंट का, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से आता है। इसके तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एज ए रिक्वायर इफेक्टिव परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी। अब आप बच्चों ये देख रहे हैं कि बार बार ये वर्ड यूज किए जा रहे हैं, एक इफेक्टिव वर्ड यूज किया जा रहा है और एक एफिशिएंसी यूज किया जा रहा है। इसको मैं अभी यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो आप समझ में आ जाएगा। तो मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस समझते हैं है क्या? इट मींस दैट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस गेटिंग थिंग डन दीज फंक्शन। मैनेजमेंट क्या करता है? इनको करता है अपनी बेटर प्लानिंग से। पोस्ट डीसी को समझते हैं, ये मैनेजमेंट की पांच फंक्शंस हैं। एक, टी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग। इसको हम कहते हैं पोस्ट डीसी। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है। इसमें हम समझेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये आगे हमारे जो चैप्टर है वहां पे ये डिटेल्स में आएंगे और मेरी सारी वीडियो इन पर अपलोडेड होंगी, तब आप इनको देखना। मैनेज इसमें आता है, फिर आता है सेकंड, मैनेजमेंट रिक्वायर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इफेक्टिवनेस इज मैनेजमेंट कंसर्न विद द डूइंग राइट टास्क एंड अचीविंग गोल ऑन टाइम। बट ये वर्ड याद ध्यान रखना है, गोल्स किस में होने चाहिए? टाइम में। यानी कि जो टाइम फ्रेम हमें दिया गया था, हम काम को उसी टाइम फ्रेम के अंदर पूरा करेंगे, तो ये माना जाएगा इफेक्टिव परफॉर्मेंस के रूप में। मतलब सपोज दैट मिस्टर रामलाल एक मैनेजर है हमारा, उसको मैंने काम दिया कि 30 दिन के अंदर ये काम पूरा हो जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 1000 शर्ट का प्रोडक्शन देने का मैंने वादा दिया कि 1000 प्रोडक्शन करना है, 1000 शर्ट बनानी है आपको, और हर शर्ट की जो कीमत है वो 500 रुपये रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो उसने क्या किया, 30 डेज में अगर काम पूरा कर लिया तो हम कहेंगे कि उसने जो इफेक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई, क्योंकि उसने टाइम फ्रेम के अंदर अपना काम कर लिया। अब देखते हैं मैनेजमेंट नीड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है जो टास्क दिया गया है उसको मिनिमम कॉस्ट में पूरा करना है। किसमें करना है? मिनिमम कॉस्ट में। यानी कि कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे शर्ट की कीमत कितनी होनी चाहिए? 500 रुपए। तो ये 500 रुपए के अगर अंदर पूरा हो रहा है तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट ने अपना काम क्या किया है? एफिशिएंसी में किया है। तो इफेक्टिव और एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इफेक्टिव का मतलब है टाइम फ्रेम के अंदर करना है, और एफिशिएंसी का मतलब है आपको मिनिमम कॉस्ट में करना है। तो मैनेजमेंट क्या है? अपना काम एफिशिएंटली करता है। आपको समझ में आता है? जैसे मैं अगर आपको समझाता हूं कि एक मैनेजर है, यहां पे हम समझते हैं, सो एग्जांपल के द्वारा 1000 शर्ट्स का प्रोडक्शन होना है, प्रोडक्शन करना है, और ये 30 डेज के अंदर करना है, और कॉस्ट आनी चाहिए हमारी 500। तो 500 के अगर मान लेते हैं जो रामलाल है वो 1000 शर्ट्स भी बना लेता है 30 डेज में, और कॉस्ट जो है उसकी ये भी 500 के अंदर रहती है, तो हम कहेंगे वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। लेकिन सेम अगर वो इसको 35 दिन में बनाता है तो फिर वो इफेक्टिव नहीं रहा। जो इफेक्टिव था वो नहीं रहा, लेकिन वो एफिशिएंट रह गया, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या है? उतनी रही। तो इफेक्टिव और एफिशिएंसी का मतलब होता है जितना टाइम दिया गया था उस टाइम फ्रेम के अंदर होना है, और एफिशिएंट का मतलब है उस कॉस्ट के अंतर्गत होना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, और मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन में 3 आते हैं, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पढ़ा रहा था आपको फीचर्स में मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जिसमें हम बताते हैं कि मैनेजमेंट का अपना एक गोल होता है। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, हर एक का गोल होता है। कोई चाहता है सेल्स बढ़ाए, कोई चाहता है प्रॉफिट बढ़ाए। तो मैनेजमेंट का भी एक गोल होता है जिसमें सारे वर्कर उसके हिसाब से काम करते हैं। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। These should be simple and clearly stated that different organization have different goal। हर, जैसे आप बताया गया है
कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसका हमेशा एम होता है, जो इनके जो गोल होते हैं वो इतने सिंपल और क्लियरली स्टेटेड होते हैं कि मैनेजमेंट में जो भी वर्कर काम कर रहा है या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो एम्प्लॉय को सारे चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी कि इतने सिंपल होते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के हर व्यक्ति को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि बेटा कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड का मतलब है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल रहता है। वो चाहते हैं कि इस साल हमारी सेल्स बढ़े। जैसे लास्ट ईयर हमारी सेल मान लेते हैं 8,000 करोड़ है, तो इस बार हमने टारगेट लिया कि 10,000 करोड़ की सेल करेंगे। या मान के चलते हैं, क्या कहते हैं, हमारे कस्टमर हैं, इस साल इतने कस्टमर है, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े। या हमारी जो प्रॉफिट है, पिछले साल हमारे को 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इस बार 6,000 करोड़ का टारगेट रखा है हमने प्रॉफिट का। तो ये गोल सभी को पता होने चाहिए, सभी तभी उसी पे कॉमन ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करेगी। ये सबसे पहला फीचर है। दूसरा फीचर आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल, मतलब कह सकते हैं कण कण में भगवान है। तो ऐसी मैनेजमेंट क्या है, सभी जगह है। वर्क जैसे मैंने बताया था ऑल परवेसिव मतलब सभी जगह है, कण कण में भगवान की बात कर रहा हूं, तो मैनेजमेंट भी ऑल परवेसिव है, यानी कि सभी जगह है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, मैनेजमेंट सभी जगह है। अगर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट आर परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डिपार्टमेंट एंड एक्ट ऑफ ऑल लेवल, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, चाहे वो लोअर लेवल पे हो। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बिग हो चाहे वो स्मॉल हो, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, सभी में क्या होता है, मैनेजमेंट अवेलेबल होता है। यानी कि मैनेजमेंट सभी जगह काम करता है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, कहीं पे भी हो। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन क्या है, मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। मैनेजमेंट इज अ कम्प्लेक्स एक्टिविटीज मल्टीपल डायमेंशन, इट इज 3 मेन डायमेंशन आर। फर्स्ट देखेंगे आप, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, फिर आता है मैनेजमेंट एज ए ऑपरेशन। अगर हम समझते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे अगर हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, स्कूल में बच्चों को क्या दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है। इसका मतलब मैनेजमेंट कुछ ना कुछ काम करवा रहा है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई काम होता है। जैसे मैंने आपको बताया स्कूल में क्या होता है, एजुकेशन दी जाती है, फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन किया जाता है, हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट्स को ठीक किया जाता है। तो कुछ ना कुछ काम होता है ना। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन, हॉस्पिटल ट्रीट पेशेंट्स, मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल टू अचीव एंड असाइन द मीन्स ऑफ अचीव इट। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज पीपल आर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर बात करते हैं तो पीपल, जो वर्कर इसमें काम कर रहे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर काम करता है वो हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर आता है। फिर आता है मैनेजमेंट एज ए ऑपरेशन। वर्क और पीपल को अगर हम कंबाइन करते हैं तो बन जाता है मैनेजमेंट एज अ ऑपरेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव सम बेसिक प्रोडक्ट or services to provide in order to services management of operation combines management of work as well as people to produce the goods. What is to be done, management of work, who is to be done, management of people। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन शायद समझ में आ गया होगा कि क्या इसमें बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ बेसिक प्रोडक्ट सर्विसेज दी जाती हैं। ये सर्विसेज मैनेजमेंट क्या करता है, उनको कंबाइन करता है, वर्क को और जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं पीपल, उन लोगों को मिलाकर हम ये काम करते हैं। तो इसलिए व्हाट इज टू बी डन, क्या काम, ये आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। और हु इज टू बी डन, कौन करेगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब इसमें आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक काम खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता, इसलिए नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर आप देखें अपना एग्जांपल लें, आपने जब फर्स्ट क्लास में आए होंगे तो अगला और टारगेट आपको क्या मिला, सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, यानी कि हर साल आपको एक टास्क पूरा होता है, दूसरा टास्क स्टार्ट हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा स्टार्ट हो जाता है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम पोस्ट डीसी कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। दीज फंक्शन आर स्टिमुलेटेडली परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर ऑल द टाइम। ये हमेशा चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। जब ऑर्गेनाइजेशन में एक काम खत्म होता है तो दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, दूसरा प्रोजेक्ट जब एंड होता है तो फिर तीसरा प्रोजेक्ट, यानी कि ये चलता रहता है, एक खत्म होता है तो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज। मैनेजमेंट केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, पूरे ग्रुप का होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल हु वर्क टुगेदर विद द टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन टू अचीव द गोल्स। द फोकस ऑफ टीम स्पिरिट रेदर देन इंडिविजुअल्स। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप कंट्रीब्यूट more effectively and efficiently than an individual।
तो ग्रुप एक्टिविटीज़ की बात हो रही, तो मैनेजमेंट देखो क्या आता है, कई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तरह-तरह के लोग काम करते हैं, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड का है, कोई डिफरेंट कास्ट का है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, सबको साथ लेके काम करता है, कोई एक व्यक्ति के काम नहीं होता। आप देखिए बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हर धर्म के लोग मिल जाएँगे, हर साइड की जगह मिल जाएगी, लोग मिल जाएँगे, तो इन मैनेजमेंट क्या करता है, सबको साथ लेकर काम करता है। यही आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़। फिर आता है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन की बात समझते हैं। ये मैनेजमेंट का जो फीचर है वो 6 फीचर है। अब मैनेजमेंट डायनामिक कैसे है? क्योंकि आज हमारे फिर देखेंगे कि रैपिडली चेंजेज़ हो रहे हैं बिज़नेस में। कभी गवर्नमेंट की तरफ से नया ऑर्डर आ जाता है, कभी क्या कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से आ जाता है, कभी पॉलिटिकल इश्यू आ जाते हैं। तो कई सारे चेंजेज़ आते हैं और मैनेजमेंट क्या करता है, इन चेंजेज़ को अडॉप्ट करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको उस हिसाब से ढाल देता है। So management is a dynamic function and has to adapt itself to changing environment, and organization interact with its external environment which consist of various economic, social, legal and technology. तो टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करता है, इनको अपने उसमें डाल लेता है। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कोरोना काल में गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज निकाली। अब देखो उनको कोविड नॉर्म्स को फॉलो करना था, उसी नियम के अंतर्गत जिन ऑर्गेनाइजेशन उन नियम को फॉलो किया वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर गई, जो उनको फॉलो नहीं कर पाई वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ा, अपना बंद करना पड़ा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो ये चेंजेस आते हैं इन चेंजेस को वो अपने उसमें लेके चलता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब है मैनेजमेंट की प्रेजेंस को महसूस किया जाता है, ये इंटेंजिबल होता है। अगर आप देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बॉस जब एंट्री करता है तो ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के हर फ्लोर पे मतलब काम उसी स्पीड से हो जाना शुरू हो जाता है कि उसकी प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है कि भैया सब काम हो रहा है। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ग्रोथ कर रही है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, सारा काम डिसिप्लिन में चल रहा है, तो हम मान लेते हैं मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है। मैनेजमेंट हमेशा इंटेंजिबल फोर्स के रूप में काम करता है, इसको देखा नहीं जा सकता परंतु इसकी प्रेजेंस को महसूस किया जा सकता है। ठीक है ना? तो मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट व्हेन टारगेट आर अचीव according to plan, employees are happy and satisfied, and there is order lines and coordination in the work environment instead of chaos. जब ये सारे काम अपने आप हो रहे हैं, सही तरीके से हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट ने अपना काम कर दिया। जैसे अगर करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट अपना काम अच्छी तरीके से कर रही है, तो पहले आतंकवादी हमले वगैरह इस तरह की गतिविधियां बहुत देखने के लिए आपको मिलती थी, अब जो बिल्कुल खत्म हो गई है और यह ना के बराबर हो गई है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ पे सजग कार्य कर रही है और उसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स के रूप में भी काम करता है। अगर आपने देखा होगा बॉस में, जैसे मैंने आपको अच्छा सा एग्जांपल दिया कि वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। बॉस अगर ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट 3 तरीके का होता है। अगर देखें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलता है हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव और नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इन तीनों ऑब्जेक्टिव को मैं समझाता हूँ और बेटा इनकी ना केस स्टडीज बहुत आती है, ध्यान रखें। और केस स्टडीज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपको उनको हाइलाइटेड करना है, उनको ध्यान रखना है, तभी हम लोग इसमें एग्जाम में समझ पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को प्रॉब्लम करते हैं कि सर मैं केस स्टडी समझ में नहीं आती। बट आज मैं आपको वो चीज़ भी बताऊँगा केस स्टडीज़ कहाँ से किस वर्डों को ली जाती है। तो मैनेजमेंट के ये सबसे पहला जो चैप्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा केस स्टडीज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से देखने के लिए हमें देखने के लिए बोर्ड में मिलती है और ये केस स्टडीज़ हमें 3 मार्क्स में ईज़िली मिल जाती है। तो अगर आप देखें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ को बताया गया है। बट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को मेल के करते हैं। यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारे खर्चे निकल सके और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो अगर हम पढ़ते हैं इसको समझ में आ जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज की बात हो रही है। ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन में आते हैं जो हमारे यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, मटेरियल में जो हम प्रोडक्शन के लिए गुड्स को यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। मैंने पहले ही आपको जब पढ़ाया था कि इफेक्टिव क्या होता है और एफिशिएंट क्या होता है। एफिशिएंट और इफेक्टिव, एफिशिएंट होता है कॉस्ट को हम मिनिमम लेके आते हैं और इफेक्टिव होता है हमारा जो टाइम फ्रेम दिया गया है उस टाइम फ्रेम के अंदर हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए। फुलफिल ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अ बिजनेस एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम टू अचीव द फॉलोइंग 3 रिसोर्सेज। 3 रिसोर्सेज होते हैं हमारे। पहला होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट, तीसरी होती है हमारी ग्रोथ। तो सर्वाइवल वाली पोजीशन वो होती है कि हम कम से कम इतना रिवेन्यू अर्न करें कि
कि हम अपने खर्चों को निकाल सकें। समझ में आ गया होगा सभी को कि हम इतना तो रेवेन्यू जनरेट करें कि हम सर्वाइवल वाली पोजीशन से निकल सकें। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस खोलता है तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है, यार एटलीस्ट मैं इतना कमा लूं कि मेरे खर्चे निकल जाएं। अगर मेरे खर्चे ही नहीं निकलेंगे तो मैं बिजनेस को चला नहीं पाऊंगा, बिजनेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो सर्वाइवल वाली पोजीशन क्या होती है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट द कंटिन्यूअस टू सर्वाइव एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। सर्वाइवल इज ओनली possible when organization is able to earn revenue to cover its cost। मतलब मैं इतना रेवेन्यू जनरेट करूं ताकि मेरे खर्चे पूरे के पूरे वसूल हो जाएं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं मान लेता हूं मैं अपना बिजनेस खोलता हूं तो मेरे दिमाग में आ गया यार 6 महीने तक मुझे भले ही कमाई ना हो पर मैं 6 महीने तक इतना रेवेन्यू जनरेट कर लूं ताकि मेरे खर्चे निकलते रहें और मैं बिजनेस को चलाता रहूं, बिजनेस को बंद ना करूं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा जब एग्जाम में केस स्टडीज आती है तो ये वाली लाइन आती है, अर्न रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। तो इससे पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा है। इज दैट क्लियर? अगला आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस विदाउट विच नो बिजनेस कैन सर्वाइव। कोई भी बिजनेस आज की डेट में सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसे कोई प्रॉफिट ही ना हो। तो सो मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट मैनेजमेंट मेक्स द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग एंड एसेंशियल टू कवर कॉस्ट। यानी कि मेरे कॉस्ट को कवर करता है। जब मुझे प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली मैं अपने बिजनेस में अच्छा ध्यान भी लगाऊंगा, मन भी लगाऊंगा। और प्रॉफिट से एक स्माइल भी आती है ना, स्माइली बना देते हैं यहाँ पे हम। जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं, पत्ती सी भी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अगर आप देखें कि प्रॉफिट क्या करता है, हमारे बिजनेस को बढ़ाता है। और जब प्रॉफिट होता है तो बिजनेसमैन का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक ही आ जाता है। अगर हम यहाँ देखते हैं प्रॉफिट क्या है हमारे बिजनेस का, जो हमारे बिजनेस को सर्वाइव करता है। और आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, प्रॉफिट जो भी बिजनेस करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए करता है, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। कोई भी व्यक्ति लॉस कमाने के लिए बिजनेस नहीं करता। देन लास्ट आता है ग्रोथ। Growth is important for every business. To grow in the long run, management must be exploit fully the growth, the potential of the organization. Growth of the business can be measured in terms of, इसको कई टर्म्स में हम बता सकते हैं। अगर हमारी सेल्स बढ़ रही है तो हम कहेंगे ग्रोथ के सिग्नल है। अगर हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, ये भी एक ग्रोथ के सिग्नल है। अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, यानी कि पहले हम केवल 2-3 प्रोडक्ट बनाते थे, अब 20-25 प्रोडक्ट बना रहे हैं, कल 100 के आसपास प्रोडक्ट बनाएंगे, कल 1000 प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते जाएंगे, तो ये सारे सिग्नल हमको बताते हैं कि हम ग्रोथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। रिलायंस रिफाइनरी में भी है, रिलायंस टेक्सटाइल में भी है, रिलायंस पेट्रोलियम में भी है, रिलायंस एनर्जी में भी है, पावर सेक्टर में भी है, कम्युनिकेशन सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर, कई सारे सेक्टरों में रिलायंस ने अपना क्या कहते हैं मोर्चा जमा लिया है। तो ये ग्रोथ के सिग्नल है। ये मेरे ख्याल से कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपके जो आते हैं, सबसे पहला क्या आता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और फिर ग्रोथ। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा, समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, बदले में हमें क्या करना है, समाज को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देना, यही हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान क्या रखना है, दे इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स of economic value for society as a part of society. Every organization, whether is business or non-business, has a social obligation and fulfill these include generation of employment opportunity for weaker section. हमारे यहाँ कुछ वीकर सेक्शन भी होते हैं, कमजोर वर्ग होते हैं, उनको ज्यादा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, अवॉइड किया जाए एंटी सोशल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसमें माल प्रैक्टिसेस करते हैं। क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि हम ना ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उनको जमाखोरी करते हैं, क्या कहते हैं अडल्ट्रेशन करते हैं, माल को क्या कहते हैं ऊंचे, मतलब अगर आप समझे कि अगर हम माल को स्टोर कर देंगे, हम उसकी मार्केट में सप्लाई रोक देंगे तो प्राइस क्या हो जाएंगे, हाइक हो जाएंगे। ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस को लॉन्ग रन में नुकसान अदा करता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, फिर इंटरफेयर करती है, ऐसे लोगों को पनिश करती है और इससे हमारी गुडविल खराब होती है। देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी आता है। मेरे ख्याल से सोशल ऑब्जेक्टिव समझ में आ चुका होगा। फिर भी एक चीज, जो चीज मेरे को समझाने वाली थी, इसमें ध्यान रखना है, ये वाली वर्ड्स को है, वीकर सेक्शन को क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं और फेयर प्रोडक्ट्स देते हैं, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट देते हैं और फेयर प्राइजेस पे। फेयर प्राइजेस का मतलब है उनसे चीटिंग नहीं करते, उनको गलत प्रोडक्ट नहीं देते और गलत तरीके से हम अपने प्राइजेस को हाइक नहीं करते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कंपनी अगर ग्रोथ करेगी तो कंपनी डेफिनेटली उसका बेनिफिट किसको देगी, एम्प्लॉइज को देगी। उसका बेनिफिट क्या होगा, दे आर द कंसर्न द विद सेटिस्फाइंग डाइवर्सिफाइड नीड ऑफ एम्प्लॉइज आर वन ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन
satisfaction of their objective is very important. Personal objective includes satisfying the following needs: higher level needs, good and healthy working condition, social need and such as peer recognition, financial need by giving them competitive salary and perks. बेटा अगर मैं समझाता हूं तो इसमें ये बात समझ में आती है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। कोई भी एक व्यक्ति जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में कई ख्यालात आते हैं कि यार इस कंपनी में मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, कितने पर्क्स मिलेंगे, कितनी सुविधाएं मिलेंगी, मुझे मेरी पोजीशन क्या होगी, मेरा ओहदा क्या होगा, मेरे को कोई पोस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये जो नीड्स होती है हायर लेवल नीड्स होती हैं। अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट मिल गई तो डेफिनेटली मुझे उस पोस्ट से जाना जाएगा, मेरी रेस्पेक्ट होगी, मुझे जो अच्छी सैलरी मिलेगी, मेरी हेल्दी वर्किंग कंडीशन, सोशल नीड्स भी फुलफिल हो रही है, फाइनेंशियल नीड्स भी मेरी फुलफिल हो रही है। तो ये सारी नीड तभी फुलफिल होगी जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की ओर बढ़ेगी और मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाएंगे। अगर ऐसा ना हो, अगर आपका एक क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हो सभी कंपनियों में ऐसा हो, अगर ऐसा ना हो तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा, फिर वो एक ही दिमाग में उसका ख्याल आता है भैया काम उतना ही करो, तनख्वाह ज्यादा लगे। मतलब कि भैया उसको सैलरी अगर कम मिल रही है तो वो क्या करेगा, या तो ऑर्गेनाइजेशन को चिड़चिड़ापन से काम करेगा, मरे हुए मन से काम करेगा और अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेगा कि कहीं से भी उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर जाएगा। तो आपको ये समझना होगा। तो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं। पार्ट 1 मेरा वीडियो का कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंस और लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करूंगा अगली वीडियो पे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहली बार देखा है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे को इसमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लाइक मेरे को अगली वीडियो बनाने के लिए, अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आपके लाइक और सब्सक्राइब से कोई पैसा नहीं लगता। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं वो वीडियो भी आपकी जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। लव यू ऑल।